What is the optics? Actually, study of the light and its properties, that is known as optics. मतलब क्या है कि जो हमें मतलब दिखाई दे रहा है, विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है लाइट का, जो भी विजुअल स्पेक्ट्रम है, रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी रेंज जो होती है विजुअल रीजन की 4000 से लेकर 8000 के बीच की होती है। तो इस ऑप्टिक्स में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है। तो ऑप्टिक्स में बच्चों देखिए पार्ट जो पढ़ना है आपको, सबसे पहला पार्ट इसमें रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे, जो सेकेंड है पोर्शन वो आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और थर्ड पढ़ेंगे इसको मॉडर्न ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हैं? अब देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि किसी भी लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना, और मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, प्रिज्म में क्या प्रॉपर्टी होती है लाइट की, तो सब पूरा स्टडी रे ऑप्टिक्स में करेंगे, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या है कि सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि जो हमारी लाइट है, लाइट इज मेड ऑफ टैनी पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब लाइट हमारे टैनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इस रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर का स्टडी करते हैं, लाइट की पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं। जबकि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पोर्शन जो है ये आगे इसको हम बाद में सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें रे ऑप्टिक्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों वेव ऑप्टिक्स आखिर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं? तो वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली था क्या कि सर आइजैक न्यूटन हमारे एक साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने एक लाइट में बताया था कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना के साथ एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने दी थी, कि इसमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी सर आइजैक न्यूटन ने। और इन्होंने ये बताया था कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है ना, लाइट इज एन पार्टिकल नेचर। बट इसके बाद एक हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट आए, हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने 1670 में आए। उन्होंने 1670 में ये बताया कि लाइट में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है ड्यू टू वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, मतलब वेव, लाइट में वेव नेचर होता है, इस वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए हमारे, हाइगेंस के बाद जो साइंटिस्ट आए वो आपके आगे ग्रीमेल्डी ने क्या बताया? ग्रीमेल्डी ने ये बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है जब हम लाइट को किसी भी स्मॉल अपर्चर से पास कराते हैं, ठीक है ना। तो लाइट को हम जब किसी भी स्मॉल अपर्चर से पास कराते हैं तो वो हमारी बेंड कर जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेंडिंग ऑफ द लाइट through bending of the light around a sharp edge of an obstacle, that is known as a diffraction of the light। तो इन्होंने कहा कि लाइट में डिफ्रैक्शन की भी फिनोमेना होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट, हमारे न्यू साइंटिस्ट आए इन 1801 में, थॉमस इयन। उन्होंने बताया कि लाइट में इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये 1801 में ये फिनोमेना दी गई, ठीक है ना। इसके बाद आपके एक न्यू साइंटिस्ट आए, आपके जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए। मैक्सवेल ने 1873 में फिनोमेना दी। मैक्सवेल ने, देखिए मैक्सवेल ने क्या बताया है 1873 में, इन
1873 मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल ने, कि इन 1873 मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने ये बताया कि जो लाइट होती है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। लाइट एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इसमें कई इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। जैसे इसमें फिर उन्होंने पढ़ा कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है। इसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की एक इक्वेशन दी, जिसको मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन के नाम से कहा। तो इन्होंने देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन दी। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन दैट इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन दैट इज नोन एज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये 4 तरीके की मैक्सवेल ने इक्वेशन दी। तो इसमें मैक्सवेल ने यही बताया था कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसके बाद एक फिर साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इन 1905, आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि लाइट में कुछ और फिनोमेना होती है। कौन कौन सी? जैसे लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा क्या होता है, लाइट में कॉम्पिटन इफेक्ट होता है, कॉम्पिटन इफेक्ट। एब्जॉर्शन प्रोसेस, एब्जॉर्शन एंड एमिशन। ये जितनी फिनोमेना देख रहे हैं ये भी लाइट में होती है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने इन फिनोमेना को कहा कि ये फिनोमेना वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो जब भी लाइट पर, जब भी किसी भी पार्टिकल पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, पार्टिकल जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें मेटल लेते हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी मेटल, दैट इज द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो उसको हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर 2 तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, एक थर्माइनिक इमिशन पढ़ेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, जो लाइट जब किसी भी मेटल पर इंसिडेंट करते हैं तो लाइट के थ्रू जो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। और जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो हीट की वजह से जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसको बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पिटन इफेक्ट है, ये सब फिनोमेना पार्टिकल नेचर को शो करती है, ये वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है ना, तो इतना सभी को क्लियर हो गया। और कॉम्पिटन ने जो कॉम्पिटन इफेक्ट दिया था कॉम्पिटन ने जो कॉम्पिटन इफेक्ट दिया था 1921 में दिया था, जिसमें क्या होता है कि एक फोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कोलाइड करता है, और कोलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये सब कॉम्पिटन इफेक्ट में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमें बात करनी है आज, हमें यही कहना है कि जो वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। वेव थ्योरी में 3 चैप्टर आते हैं, जो फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, दूसरा पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, और तीसरा है पोलराइजेशन। 3 चैप्टर है। तो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों चैप्टर वेव थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। ठीक है ना, लाइट की जो वेव थ्योरी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब हम बात करते हैं कि फिनोमेनन ऑफ द, चूंकि ये पूरी फिनोमेना जो होती हैं ये तुम्हारी
क्वांटम थ्योरी को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ठीक है ना, ये फेल हो जाती है वहाँ पे। क्वांटम पार्टिकल की बात जब भी करेंगे तो वहाँ पे थ्योरी फेल हो जाती है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस का जो चैप्टर है वो अब आप लोग पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट का मतलब क्या है कि दो लाइट वेव, कोई आपको इसमें ये कंडीशन है कि हमेशा दो लाइट वेव होनी चाहिए और दोनों लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रखता है कि यदि कोई दो वेव है इस तरीके से, एक ये हमने इस तरीके से बना दी और दूसरी वेव हमने ये ले ली इस तरीके से, ये ले ली, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसको y1 कंसिडर कर लिया, इसको y2 कंसिडर कर लिया, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से, यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, वो इस तरीके से, दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा जब दोनों को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की एम्पलीट्यूड आपस में, दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज ए क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ, ये भी आपका ट्रफ होता है। तो इसमें देखिए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि व्हेन टू लाइट वेव से सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम एम्पलीट्यूड की है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो दोनों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, लगता है। सुपरपोजिशन की वजह से, सुपरपोजिशन क्या होता है, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। हमारी यदि कोई दो वेव्स हैं तो दोनों एक दूसरे सुपर इम्पोज कर जाएंगी और सुपर इम्पोज में कंडीशन क्या होगी कि जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा या ट्रफ ट्रफ से मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन दे आर मीट इन सेम फेज, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड कंडीशन में क्या होगी कि कोई सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक वेव इस तरीके से है, ये है, और दूसरी वेव भी इस तरीके से है, दिस, तो इसका क्रेस्ट और इसके ट्रफ से मिलता है, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। तो जब ये फर्स्ट वेव का क्रेस्ट और सेकेंड वेव के ट्रफ से मिलता है तो यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, एक बार मिनिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट हमको स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, मतलब एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, एक बार मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सो वी विल गेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो इस तरीके से एक स्क्रीन पर अल्टरनेट हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक में कंडीशन आपको यही ध्यान रखनी है कि टू लाइट वेव्स होनी चाहिए, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि दोनों का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, दोनों वेव का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यदि फेज डिफरेंस वेरी करेगा तो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो वो दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगी, है ना। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस आपने जो लाइट का टॉपिक है इसमें आपको दो लाइट वेव लेनी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये कंडीशन होगी उस केस में क्या होगा, व्हेन दे आर मीट इन सेम फेज दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन दे आर मीट इन अपोजिट फेज
दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो अल्टरनेट यू विल गेट अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंज, दिस इज नोन एज ए इंटरफेरेंस फ्रिंज। क्लियर? तो इस तरीके से इंटरफेरेंस की फंडामेंटल कंप्लीट होता है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल। एंड जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।